प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आज हम लोग टर्पीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टर्पीन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना सीखना भी कंपैरेटिवली आसान है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बायोसिंथेटिक पाथवे पूछा जाता है तो वो हम लोग को पढ़ना होगा। हमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पढ़ना होता है उसमें हम लोग टर्पीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग फेनोलिक्स पढ़ते हैं और उसमें हम लोग एल्कलॉइड्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो इस क्रम में हम लोग आज टर्पीन्स को पढ़ रहे हैं। जो टर्पीन्स होते हैं ये केमिकली क्या होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये केमिकली डेराइव्ड लिपिड होते हैं। डेराइव्ड लिपिड मतलब ये लिपिड से डेराइव होता है। और प्लांट किंगडम में, प्लांट्स में इस बायोमोलिक्यूल का बहुत उपयोग होता है। हाँ, तो हम लोग प्लांट्स में कहते हैं क्या कि ये जो टर्पीन्स हैं, ये टर्पीन्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनका डेवलपमेंट और ग्रोथ में मतलब थोड़ा सा ये मदद करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सीधा ये काम करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लेकिन कुछ कुछ इनका जो रोल होता है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे इनका रोल अगर हम देखें कि कौन कौन सा रोल इनका अदा होता है, पहला, ये सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्ट्स। किसको? प्लांट्स को। ये प्लांट्स को बचाते हैं कि इसको कोई जीव जंतु खा न ले। ये प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट बीइंग ईटेन बाय, बीइंग ईटेन बाय किसके द्वारा खा लिया जाए? बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। शाकाहारी इसको ना खा लें, इसके लिए प्लांट क्या करता है? टर्पीन्स बनाता है। करे कसैला स्वाद, खराब स्वाद या जहरीला स्वाद, तो जो एनिमल्स है वो क्या करेंगे? इन प्लांट्स को नहीं खाएंगे, तो अपने आप को प्लांट बचाता है। सेकंड है प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक्स, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ और भी इस तरह के हैं, उन उनसे भी ये टर्पीन्स उनकी रक्षा करता है। अगर तीसरा काम की ओर जाएं तो ये अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट के रूप में भी काम करता है। सर्व एज अट्रैक्टेंट एंड रिपेलेंट। अट्रैक्टेंट मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं अट्रैक्टेंट मतलब होता है जो आकर्षित करता है। अभी पहले अट्रैक्टेंट से लिखते हैं। दे सर्व एज अट्रैक्टेंट ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। हम सब जानते हैं कि पॉलिनेशन कितना जरूरी है, और उसके लिए कीड़े होते हैं, वो आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं, जिसको हम लोग इंसेक्ट बेस्ड पॉलिनेशन कहते हैं। उसके लिए अट्रैक्टेंट का काम करता है, मतलब इसकी खुशबू से या उसके स्वाद से कीड़े इसके पास चले आते हैं, ठीक है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल एजेंट, हाँ, ऑफ प्लांट प्लांट इंटरैक्शन। प्लांट्स के बीच में भी इंटरैक्शन होता है, कंपटीशन होता है, सब कुछ होता है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कंपटीशन, सब कुछ होता है। उसमें भी ये टर्पीन्स जो होते हैं एक इकोलॉजिकल एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो मुख्य रूप से तीन जो काम है वह इसका हम लोग देखते हैं।
जो पहला काम है वह है सुरक्षा, कि प्लांट्स को सुरक्षित रखता है। दूसरा काम है पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। और तीसरा काम है जो प्लांट प्लांट इंटरेक्शन, मतलब कि प्लांट के साथ प्लांट का इंटरेक्शन। ये तीन मुख्य काम ये करते हैं। हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। टर्पीन्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन, हम लोग के लिए काफी यूजफुल है। जैसे हम लोग जो दवाइयां बनाते हैं प्लांट से, उसमें भी टर्पीन्स का उपयोग होता है। दैट इज कॉल्ड मेडिसिनल ड्रग्स, दवाइयां। सेकेंड, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी इससे बनाए जाते हैं। पॉइजन्स, जहर भी इससे बनाया जाता है। इसके अलावा स्वाद, फ्लेवर्स, फ्लेवर, फ्लेवर। फोर्थ, ये परफ्यूम। फिफ्थ, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। तो इस तरह के कई प्रकार के हमारे लिए महत्वपूर्ण कामों में टर्पीन्स का उपयोग होता है। और उसके लिए हम लोग 100% प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। देखिए, टर्पीन्स का डायरेक्ट इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हो ये जरूरी नहीं है। हम लोग क्या लिखते हैं कि टर्पीन्स डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल, अ डायरेक्ट रोल किस पर? ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ऑफ प्लांट्स। ये डायरेक्ट रोल नहीं करते हैं, ठीक है, बट बट हेल्प देम, लेकिन इस काम में उनकी मदद होती है। तो यह एक बेसिक डिस्कशन है टर्पीन्स के बारे में। टर्पीन्स जो होते हैं, जैसा मैंने कहा, कि डेराइव्ड लिपिड होते हैं। डेराइव्ड लिपिड मतलब लिपिड के डेरिवेशन से बनते हैं। हम्म और इसका बायोसिंथेसिस जो होता है, मतलब ये जो बनता है, बायोसिंथेसिस फ्रॉम। अब देखिए कौन कौन सा कंपाउंड का नाम लिखा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये सब जानकारियां होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ईएमपी, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड वर्ड बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इंटरमीडिएट्स, पाथवे इंटरमीडिएट्स। अर्थात ग्लाइकोलिसिस में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे ही, उनके द्वारा ये बनता है। सो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और वो जानकारी क्या है कि टर्पीन्स का जो बायोसिंथेसिस होता है, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम का उपयोग होता है, या फिर जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसके कुछ इंटरमीडिएट्स का उपयोग होता है। तो इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पैदा हो गया कि भाई क्या होता है, नहीं होता है। ये तो प्रक्रिया आगे चर्चा होगी। अगर हम लोग देखें तो जो आइसोप्रीन की एक यूनिट होती है, ठीक है ना, मतलब टर्पीन्स जो होते हैं उसमें एक आइसोप्रीन यूनिट की चर्चा होती है। इसी से इसका निर्माण होता है आगे। अगर आइसोप्रीन, जिसे हम लोग ये बोलते हैं यूनिट, ये यूनिट स्ट्रक्चर है। तो आइसोप्रीन में कुछ 5 कार्बन होते हैं, C5, 5 कार्बन। और अगर इसको देखें तो इस प्रकार से दिखता है, 5 कार्बन।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। अब इस पांचों कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो बड़ा यूनिक होता है। कैसे? इससे पहले इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH। और ये जो तीसरा है उस पर भी एक हाइड्रोजन, और यहां पर H3। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, CH2, CH, CH, CH3, CH3। इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। और इस पांच कार्बन को मिलाकर एक काउंट किया था, मतलब ये यूनिट स्ट्रक्चर है। यूनिट स्ट्रक्चर मतलब जितने बार रिपीट होगा हमेशा पांच के टर्म में ही बढ़ता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये एक यूनिट है। अगर हम हमसे कोई पूछे कि अगर दो यूनिट हो तो कितने कार्बन होंगे, ऐसे दो हो जाएंगे, मतलब 10 कार्बन। तीन यूनिट हो तो मतलब पांच दिया 15, मतलब 15 कार्बन। चार यूनिट हो तो पांच चौका 20। कभी भी ये इसी फॉर्म में बढ़ेगा। कभी भी ये मतलब ऐसा नहीं कि पांच है तो छह हो जाएगा, सात हो जाएगा, नहीं, पांच, 10, 15, मतलब पांच का जो पहाड़ा है उसी के क्रम में ये आगे बढ़ता है। इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो जनरल फॉर्मूला C5N। देखो पहले पांच का देखो, पांच से गुना करना हमेशा, H8N। अब ये जो N है उसकी संख्या होगी दो, चार, छ और आठ। अतः आयन N की संख्या फिक्स है। इसका मतलब टर्पीन्स जो हैं उनको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, उनको हम लोग बांट तो फिर सकते वही हो जाएगा। अब आजकल क्या हो रहा है, डेली का तेरा। उसको हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स एंड टेट्राटर्पीन्स। टेट्राटर्पीन्स को हम लोग दूसरे शब्दों में पॉलीटर्पीन्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो है अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा C10H16। चूंकि मोनोटर्पिन मतलब दो, N=2, तो पांच दूनी 10, आठ दूनी 16। डाइटर्पिन मतलब चार, चार पंचे 20, मतलब C20H32। ट्राइटर्पिन मतलब C, अब यहाँ पर 6 हो जाएगा तो 30H। ये तो ये हो जाएगा आठ चौका 32। हाँ, ठीक है। ये हो जाएगा 48। और पॉलीटर्पिन्स हो जाएगा C40H64। तो इस तरह से ये क्लासिफाई किया था, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ट्राइटर्पिन्स एंड टेट्राटर्पिन्स। बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिन्स में दो पाथवे हैं। जो पहला पाथवे होता है उसे बोलते हैं मैल्वोनिक एसिड पाथवे। ठीक है। और जो दूसरा पाथवे होता है उसका नाम होता है मिथाइल इराथ्रिटोल। मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे। ठीक है। ये दो तरह के पाथवे से टर्पीन्स बनते हैं। अब विद्यार्थियों, इसका जो पाथवे है उस पाथवे का अपना मूवमेंट है। जैसे मैल्वोनिक एसिड पाथवे के लिए हमें एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए होता है।
तो मैल्वोनिक एसिड पाथवे के लिए हमें एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए, और मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे, इसके लिए हमें पायरुवेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग 3PGAL चाहिए। अब पायरुवेट, पायरुविक एसिड, पायरुवेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ये दोनों क्या है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स। सो आप देखें और ये समझने की कोशिश करें कि टर्पीन्स बनाने के लिए बहुत दूर की जरूरत नहीं पड़ती है। वह जो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उन्हीं से ये सारा काम हो जाता है। अब देखें, दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना? दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो कि कैसे दोनों का रास्ता एक ही है। अब देखें, यहाँ 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम लिया गया। स्टाइल को एंजाइम में 2 ही कार्बन होते हैं, C2, और इससे एंजाइम की मदद से बदला गया किसमें? मैल्वोनिक एसिड में, इसलिए पाथवे को मैल्वोनिक एसिड पाथवे कहा जाता है। और मैल्वोनिक एसिड में चूंकि 3 मॉलिक्यूल लिया गया तो 3 दूनी 6, 6 कार्बन का ये कंपाउंड होता है मैल्वोनिक एसिड। और उसके बाद इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है, और आइसो पेंटेनाइल डाइफॉस्फेट बनता है। इस पूरी प्रक्रिया का बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट से, लेकिन हम एक डायरेक्ट खींच रहे हैं। और इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, ठीक है ना? तो सोचिए, 5 कार्बन हमको चाहिए, वो 5 कार्बन हमको यहाँ मिल गया। ये किस पाथवे से हो रहा है? मैवलोनिक एसिड पाथवे। इसलिए आप देखें कि मैवलोनिक एसिड जो है इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये मैवलोनिक एसिड है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे है। वहां जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का नाम है पायरुवेट प्लस 3PGAL। देखिए, पायरुवेट में भी 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन, और PGL में भी 3 कार्बन होता है। तो कुल यहाँ पर 6 कार्बन की व्यवस्था है। और इससे एक कार्बन का लॉस करता है ये, और मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट बनता है। इसमें 5 कार्बन होता है। देखिए, हमें तो 5 कार्बन का कंपाउंड प्लांट को पहले बनाना है, तो इसने यहां पर क्या बना दिया? मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट, और यही पाथवे का भी नाम पड़ गया। और फिर उससे ये कन्वर्ट करता है डाई मिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है, डाई मिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। मैवलोनिक मैल्वोनिक एसिड पाथवे में आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट, और मिथाइल इराथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे में डाई इथाइल डाई मिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट जो है वो बनकर तैयार हो गया। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में 5 5 कार्बन होते हैं। अब देखें कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों 5 और 5 10, तो 10 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होता है जर्नाइल, जर्नाइल डाइफॉस्फेट। ये C10 कंपाउंड है।
ठीक है। आगे इसमें और जुड़ा 5। ठीक है, C5 कंपाउंड और जुड़ा, तो बन गया फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट। इसमें 5 जुड़ने से हो गया 15 कार्बन, पिछला 10 था, ये 15। फिर 5 कार्बन का कंपाउंड और जुड़ा इसमें, अब ये बन गया जर्नाइल 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 डाइफॉस्फेट। अब जर्नाइल जर्नाइल हम लोग क्या बोलते हैं, एक जर्नाइल 10 का, तो 20 वाले के लिए, C20 के लिए जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट। इस प्रकार से ये जो है एक टर्पीज जो है उसका एक क्लासिफिकेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है, यहां से बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये एकदम अभी बेसिक्स बता रहे हैं। अब जो ये जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट है, यहां से फिर कथा आगे बढ़ता है, और ये पॉलीपेंटेनोइड्स, जिसको पॉलीटर्पीन्स बोलते हैं, पॉलीटर्पेनोइड्स तक ये बनाना शुरू कर देता है, मतलब कि पूरी प्रक्रिया का। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इसकी बायोकेमिस्ट्री कैसे होती है, उसको सीखना है, उस पर ध्यान देना है। स्टेप वाइज है, बहुत आसान है, आराम से सीख लीजिएगा।